Welcome participants. Welcome in the second part of our video number 17, right? Of our course Investing in Stock Market. Participants, हमने पिछले वीडियो में जाना कि रिटर्न क्या होता है, रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आइए जाने कि रिस्क का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। पिछले वीडियो में हम ये समझ चुके हैं कि रिस्क ब्रॉडली दो तरह की होती है। द वन इज सिस्टमैटिक रिस्क एंड द सेकेंड इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो पिछले वीडियो में जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की, राइट, दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेसिकली इंडिकेटर ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क। ओके, तो जब भी हम मार्केट रिस्क की बात करते हैं सो दैट इज डिफरेंट। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू मेजर किया जाने वाला जो रिस्क है दैट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। किसी भी स्टॉक में अगर हाई स्टैंडर्ड डेविएशन है, हाई रिटर्न के अंदर वेरिएबिलिटी है, तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर हाई रिस्क है और इसे हम एक्सेल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले हमें रिटर्न कैलकुलेट करना आता हो। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ स्टॉक इज नोन एज रिटर्न। ओके, तो इसे हम एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं और एंड वी आर गोइंग टू शेयर द एक्सेल शीट विद यू, राइट। तो यहाँ स्क्रीन पर आप एक फॉर्मूला देख रहे हैं कि अगर किसी भी स्टॉक का करंट डे के प्राइस में अगर हम प्रीवियस डे के प्राइस को डिवाइड कर दें और -1 कर दें और आने वाले फिगर को अगर 100 से इंटू कर दें तो जो वैल्यू आएगी उसे हम परसेंटेज चेंज कहेंगे, परसेंटेज रिटर्न कहेंगे, राइट। ये पिछले बताए हुए फॉर्मूले का ही एक मॉडिफिकेटेड वर्जन है, राइट। यानी सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय द इनिशियल प्राइस, ओके, बाइंग प्राइस and -1 multiply by 100. So let's do this calculation. Now if you want to calculate this kind of thing, so first of all you need to download the data. And from where you can download this data? To download the data, you need to access data from websites like moneycontrol.com, websites like Yahoo Finance. तो आपको सबसे पहले स्टॉक्स के डेटा को डाउनलोड करना होगा, हिस्टोरिकल डेटा को डाउनलोड करना होगा, तभी आप रिटर्न और रिस्क का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप देखें यहां आपकी स्क्रीन पर आपको एक याहू फाइनेंस का वेबसाइट दिख रहा है। इस वेबसाइट में आप देख पा रहे हैं कि यहां लेफ्ट साइड में वी हैव अ लुकअप स्पेस, राइट। तो जिस भी कंपनी के शेयर का हिस्टोरिकल डेटा आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं उस कंपनी के स्टॉक का जो कोड है वो आपको यहां टाइप करना होता है। जैसे कि मैं HDFC बैंक का हिस्टोरिकल डेटा डाउनलोड करना चाह रहा हूं कैलकुलेशन पार्ट के लिए, तो मैंने यहां HDFC बैंक लिखा और मैं सर्च पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं सर्च पर क्लिक करूंगा तो याहू फाइनेंस मुझे HDFC बैंक का उसकी शेयर का परफॉर्मेंस दिखा देगा इस तरह से, राइट। यहां पर हिस्टोरिकल डेटा का ये एक फीचर है, देखिए जरा, इस पर क्लिक कीजिए हिस्टोरिकल डाटा और अब आप टाइम पीरियड फिक्स कर सकते हैं। ओके, सो आई वुड लाइक टू डाउनलोड डेटा फॉर द लास्ट 5 ईयर, तो मैंने यहां से 5 ईयर सेलेक्ट किया, राइट। और यहां लिखा हुआ है हिस्टोरिकल प्राइस हम डाउनलोड करना चाहेंगे और उसके बाद फ्रीक्वेंसी। You can also download daily data, you can download weekly data, you can download monthly data. अभी हम एग्जांपल समझने के लिए मंथली डेटा पे काम करके देखते हैं, राइट। सो आई कैन डाउनलोड मंथली डाटा, राइट, स्पेसिफाई कीजिए मंथली और उसके बाद इस डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो एक CSV फाइल यहां देखिए लेफ्ट साइड में डाउनलोड हो जाएगी और आप इसके अंदर पूरा का पूरा डेटा पाएंगे जो कि HDFC बैंक के शेयर का है, राइट। तो मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यहां पर डेट अवेलेबल है, ओपन प्राइस अवेलेबल है HDFC बैंक के शेयर का, हाई प्राइस अवेलेबल है HDFC बैंक के शेयर का, लो प्राइस अवेलेबल है, क्लोजिंग प्राइस अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास एडजस्टेबल क्लोजिंग प्राइस अवेलेबल है और वॉल्यूम दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप रिस्क का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ इस क्लोजिंग प्राइस की जरूरत है, राइट। हम ओपन, हाई और लो को यूज नहीं करेंगे।
सो आई विल रिकमेंड कि आप इसे डिलीट कर दें, राइट। एंड एडजस्टेड क्लोज और वॉल्यूम को भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसा करने से अब हमारे पास सिर्फ एक प्राइस अवेलेबल है स्टॉक की, जो कि उस मंथ का एवरेज है। इसे हम क्लोजिंग प्राइस कहेंगे, राइट। अब सबसे पहला काम है रिस्क निकालने के लिए रिटर्न का कैलकुलेशन। ओके, तो हम रिटर्न, जिसको कि आर से इंडिकेट करते हैं, राइट, इसका कैलकुलेशन करेंगे। और शेयर प्राइस से हम रिटर्न का कैलकुलेशन करेंगे और रिटर्न को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो जस्ट वेट, आई एम टाइपिंग रिटर्न here in bracket R. Now, to estimate return, we will apply the formula. In first cell, we cannot estimate क्योंकि हमारे पास इससे पिछला प्राइस अवेलेबल नहीं है, तो हम इसे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेल में we will type is equal to the current price divided by the previous price and we need to type -1. अच्छा, ये सब करने से पहले हमें दो ब्रैकेट इंसर्ट करने होंगे, राइट। सो the current day price divided by the previous month's price minus 1, close your bracket and multiply this entire figure by 100. ऐसा करने से हमें परसेंटेज रिटर्न का पता लग जाएगा। ये वही फॉर्मूला है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया था, राइट। तो आप देख सकते हैं कि 1 मई 2018 से लेकर अगर हम 1 जून 2018 को कंपेयर करें तो एचडीएफसी के शेयर ने लगभग 1.5% के आसपास फायदा देने की बजाय लॉस दिया है। ओके, अब इस कॉर्नर में ये जो डॉट का साइन दिख रहा है, अगर आप यहां डबल क्लिक करते हैं तो ऐसा करने से हर एक मंथ के लिए ये कैलकुलेशन हो जाएगी, राइट। सो दीज आर द मंथली रिटर्न्स ऑफ एचडीएफसी बैंक शेयर। अच्छा, ये चूंकि हर महीने का है तो एक ओवरऑल निकालने के लिए हमें एवरेज एस्टिमेट करना पड़ेगा। हम यहां एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। सो टाइप एवरेज, right, and select the entire range of the return and type enter. तो ऐसा करने से आपके सामने जो रिटर्न मिल रहा है, दिस इज द मंथली रिटर्न। अगर इसी फिगर को, एवरेज मंथली रिटर्न को एनुअल में कन्वर्ट करना है, सो मल्टीप्लाई बाय 12, राइट। तो इस समय पता लगता है कि एचडीएफसी बैंक ने लगभग 11.38% का रिटर्न प्रोवाइड किया है ऑन एन एवरेज, राइट। अगर हम मंथली रिटर्न से कैलकुलेट करें तो इसी तरह यहां रिस्क कितना है ये कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए हम यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे। टाइप STDEV, स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके बाद सारे रिटर्न्स की वैल्यूज को आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं एंड प्रेस एंटर, सो दिस इज द मंथली एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एचडीएफसी सिक्योरिटी, जो कि रिस्क को इंडिकेट कर रहा है। नाउ आफ्टर दिस टाइप इज इक्वल टू सेलेक्ट दिस फिगर, और इसे एनुअल में कन्वर्ट करने के लिए हमें लिखना होगा SQRT स्क्वायर रूट 12, राइट। तो आप देखें, अगर मंथली स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर रूट ऑफ 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ईयरली स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है। तो आप देखें एचडीएफसी बैंक के शेयर में लगभग 24.64, लगभग 25% का रिस्क अवेलेबल है, राइट। और 11.5% के आसपास का रिटर्न ऑन एन एवरेज अवेलेबल है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए या नहीं। तो आपने देखा कि किस तरह हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया। लेट्स कम बैक टू दिस स्लाइड वंस अगेन। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू इंटरप्रेट दिस रिजल्ट। ये जो रिजल्ट हमने निकाला है इसे पढ़ेंगे कैसे और इसकी क्या यूटिलिटी है, इसको समझने के लिए हमें इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को समझना पड़ेगा, जो कि हमें बताता है कि अगर हम एवरेज से 1 सिग्मा, सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, प्लस माइनस जाएं तो लगभग 68.2% का एरिया यहां पर मिलता है। और अगर प्लस माइनस 2 सिग्मा का स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो लगभग 95.45% का एरिया हमें मिलता है। और अगर हम 3 सिग्मा तक चले जाएं तो 99.73%
का एरिया ये कवर करता है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि किसी एक शेयर में 31.16% का स्टैंडर्ड डेविएशन है और 30.97 का अगर वो एक्सपेक्टेड रिटर्न देता है, तो अगर आप म्यू प्लस सिग्मा करेंगे तो इसकी अपर रेंज पता लग जाएगी कि ऑन एन एवरेज कितना हाई, कितना मैक्सिमम रिटर्न हमें मिल सकता है, और माइनस करेंगे तो पता लग जाएगा कितना मैक्सिमम लॉस हमें हो सकता है, राइट। तो प्लस माइनस 1 सिग्मा करने से 30.97 माइनस 31.16 तो निकल के आता है माइनस 0.19, यानी लगभग 0.19% का लॉस हो सकता है अगर हम 1 यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन लेकर चले तो, राइट। इसी तरह मैक्सिमम कितना हो सकता है, 62.13% का रिटर्न हमें मिल सकता है। इसी तरह अगर हम ये, और ऐसा होने के चांसेस कितने हैं, 68.27%। अगर आप थोड़ा और लेवल ऑफ एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हैं तो 95% लेवल ऑफ एक्यूरेसी पे अगर हम आए तो प्लस माइनस 2 सिग्मा करके देखिए, राइट। तो 95% चांस है कि ये इस कंपनी का शेयर 31.35% का लॉस देगा और 93.29% का फायदा देगा, राइट। तो आप देख पा रहे हैं कि जितना ज्यादा आप रिस्क लेते हैं उतना ज्यादा रिवॉर्ड या रिटर्न आपको मिलता है, और इस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न्स का, राइट, जो कि हमें मिल सकता है एक पर्टिकुलर शेयर में। अगर आप रिस्क पसंद नहीं करते, राइट, तो ऐसे असेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जहां पर ये लोअर रेंज बहुत हाई है, राइट। तो आप इस माइनस वाली फिगर को देखकर ही डिसाइड कर सकते हैं कि कितना रिस्क आपको टॉलरेट करना चाहिए, कितना रिस्क आप टॉलरेट कर सकते हैं, कितना डाउनफॉल आप देख सकते हैं अपने शेयर की प्राइस में, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू दैट अ सिस्टमैटिक रिस्क, इट इज अ रिस्क ऑफ मार्केट, it is because of change in macroeconomic factors like rising inflation, interest rate, unfavorable foreign exchange rates, flood, right, tsunami, pandemic, elections, anything, right। तो मैक्रो इकोनॉमी में जो चेंज होता है उससे जो चेंजेस आते हैं शेयर्स की प्राइस में, वो सिस्टमैटिक रिस्क कहलाते हैं, और इसका मेजरमेंट बीटा वैल्यू से किया जाता है। जैसे कि अनसिस्टमैटिक रिस्क का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन से किया, उसी तरह बीटा की मदद से हम सिस्टमैटिक रिस्क या मार्केट रिस्क का पता लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी शेयर का बीटा 1 यूनिट से ज्यादा है तो उसे हाईली रिस्की कहेंगे, और 1 यूनिट से कम है तो उसे हम लो रिस्की कहेंगे। बीटा हमें ये बताता है कि अगर मार्केट में, इंडेक्स में, निफ्टी, सेंसेक्स में अगर 1% का चेंज आता है तो आपके शेयर पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए कि किसी स्टॉक का बीटा है 1.5, इसका मतलब अगर निफ्टी 1% से ग्रो करेगा तो आपका स्टॉक, आपका शेयर 1.5% से ग्रो करेगा, और ऑन द रिवर्स साइड अगर निफ्टी 1% से डाउन होगा तो आपका स्टॉक 1.5% से डाउन होगा, राइट। तो बीटा मार्केट से सिस्टमैटिक रिस्क हमें बताता है, और इसके फिगर्स भी हमें वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं जहां से भी हम रिस्क रिटर्न का डेटा डाउनलोड करते हैं। नॉन सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क इज कंट्रोलेबल रिस्क। ये क्यों हो सकता है, बिकॉज ऑफ राइजिंग इनपुट कॉस्ट, न्यू टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ एनी स्ट्राइक इन द कंपनी, न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम कंपिटिटर्स, राइट, अनफेवरेबल कॉस्ट स्ट्रक्चर, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ अ कंपनी, और इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इस चार्ट से आपको ये नजर आ रहा होगा कि सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क को अगर हम ऐड कर दें तो हमें टोटल रिस्क का आइडिया लगता है एक स्टॉक में। सिस्टमैटिक रिस्क, अगर आप नंबर ऑफ स्टॉक्स इंक्रीज करते हैं तब भी नहीं बदलता है, राइट, ये फिक्स रहता है। और अनसिस्टमैटिक रिस्क रिड्यूस हो जाता है, यानी अगर एक शेयर की बजाय एक से ज्यादा शेयर, 2, 5, 10, 15, 20, 50 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो आपकी अनसिस्टमैटिक रिस्क रिड्यूस हो जाएगी। तो टोटल रिस्क आप कम कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन करके, सिस्टमैटिक रिस्क को कम नहीं किया जा सकता, इट इज अनकंट्रोलेबल रिस्क। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है रियल रेट ऑफ रिटर्न या फिर रियल रिस्क फ्री रेट। ओके, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट से कितना एक्चुअल रिटर्न आपको मिल रहा है आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन, राइट, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस नॉमिनल रेट
divided by 1 plus inflation rate, and you can also multiply this by 100. ओके, तो रिस्क फ्री रेट का आइडिया लग जाता है, रियल रिस्क फ्री रेट का। अगर आप जितना भी रिटर्न मिल रहा है उसे हम नॉमिनल रिटर्न कहेंगे। जैसे अगर एक शेयर 10% का रिटर्न देता है तो 10% इज नॉमिनल रिटर्न। तो 1 प्लस नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, इससे हम रियल रिटर्न का आइडिया लगा सकते हैं। नाउ as I said that if a person is going to accept more risk, so he will expect more return, right? तो कितना रिटर्न मिलेगा या मिलना चाहिए, इसे हम मार्केट रिस्क प्रीमियम कहते हैं। यानी मार्केट में जो रिस्क फ्री रिटर्न अवेलेबल है, रिस्क फ्री रिटर्न यानी कि लोएस्ट रिस्क की सिक्योरिटीज से आने वाला रिटर्न। तो अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम माइनस कर दें रिस्क फ्री रिटर्न से, तो इससे हमें पता लगता है मार्केट रिस्क प्रीमियम, यानी कस्टमर ने जो एक्स्ट्रा रिस्क लिया है उसके बदले उसे कितना एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिला, उसे रिस्क प्रीमियम के नाम से जाना जाता है। ओके, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट किया जा सकता है, और उस रेशो की मदद से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक यूनिट एक्स्ट्रा रिवॉर्ड लेने के लिए कितना एक्स्ट्रा रिस्क हमें लेना पड़ेगा, राइट? या फिर एक यूनिट एक्स्ट्रा रिस्क लेने पर कितना रिवॉर्ड एक्स्ट्रा मिल रहा है। ओके, और इसके बेसिस पे हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे निकाला जाए? पोटेंशियल रिस्क इन द ट्रेडिंग डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड। अगर आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल जाएगा। बाय द वे, रिस्क रिवॉर्ड रेशो का एक थ्रेशोल्ड हमें बनाना चाहिए, राइट? और हमें देखना चाहिए कि इस थ्रेशोल्ड से लोअर किन किन सिक्योरिटीज का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, और फाइनली फिर हमें उस अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेना चाहिए। नाउ पार्टिसिपेंट्स, we have seen the average rate of return of securities, but what about portfolio return? मान लीजिए कि कोई पर्सन एक से ज्यादा सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है, मान लीजिए ए बी सी डी, और हर सिक्योरिटी से आने वाला रिटर्न भी अलग अलग है, जैसे कि 15, 20, 25, 10, और हर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन भी अलग अलग है, मान लीजिए 30%, 25%, 25%, 20%। तो इस पूरे पोर्टफोलियो का हम वेटेड एवरेज अगर निकाल दें, यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई कर दें और फिर फाइनली समेशन कर लें, तो जो रिटर्न निकलता है उसे वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कहते हैं। यानी अगर मैंने एक से ज्यादा सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो इस तरह से मैं अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकता हूं पोर्टफोलियो का। ओके, इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है जिसको कि हम CAPM मॉडल कहते हैं, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, जो हमें कहता है कि हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एस्टिमेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला रिस्क फ्री रिटर्न RF प्लस बीटा फैक्टर विच इज इंडिकेटर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क ब्रैकेट RM माइनस RF, जिसको कि रिस्क प्रीमियम कहा जाता है। यानी मार्केट के रिटर्न में से रिस्क फ्री रिटर्न को अगर हम माइनस कर दें तो जितना भी एक्स्ट्रा मिला उसे रिस्क प्रीमियम कहेंगे। दिस रिस्क प्रीमियम मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद द बीटा वैल्यू, यानी जिन शेयर्स का बीटा ज्यादा है वहां रिस्क प्रीमियम भी ज्यादा एक्सपेक्टेड होगा, जिनका बीटा कम है वहां रिस्क प्रीमियम भी कम होगा। और अगर हम इसमें RF को फिर से ऐड कर दें तो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाएगा। तो रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय होल मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, इस फॉर्मूले से हम अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं। दिस इज अ मोर वैलिड फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न, CAPM मॉडल कहते हैं इसको। नाउ पार्टिसिपेंट्स, इफ समबडी वांट्स टू रिड्यूस हिज और हर रिस्क, तो स्टॉप लॉस नाम की एक चीज होती है। शेयर करते वक्त अगर आप स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैंने एक शेयर खरीदा 100 रुपए में और मुझे उम्मीद है कि इसकी प्राइस बढ़ेगी, बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि इसकी प्राइस घट भी सकती है। तो मान लीजिए कि 90 रुपए तक मैं टॉलरेट कर लूंगा अगर इसकी प्राइस डाउन होती है, लेकिन इससे नीचे जाएगी तो मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। सो आई कैन प्लेस अ स्टॉप लॉस ऑर्डर एट द लेवल ऑफ ₹90 इन एडवांस, कि मान लीजिए मेरे प्लान किए गए तरीके से शेयर प्राइस बढ़ती नहीं है और अगर डाउन जाती है तो मैं अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकता हूं, 10% तक स्टॉप कर सकता हूं, रोक सकता हूं। इसे हम स्टॉप लॉस ऑर्डर कहते हैं। So, what are the finally tips for mitigating stock market risk? So, I will recommend that we should invest through portfolio, and through this we can diversify our risk. We should
change our portfolio time to time, right? So that we can manage our interest rate risk. We should hedge, right? Hedging की हम बात करेंगे आगे आने वाले slides में. So hedging is also one kind of strategy जिससे कि हम reverse side के losses को manage कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, राइट? कोशिश करें कि जहां लिक्विडिटी अच्छी है वहां इन्वेस्टमेंट किया जाए और लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए. ओके, सो लेट्स समराइज दिस सेशन. सो वी हैव सीन दैट रिस्क एंड रिटर्न बोथ एग्जिस्ट इन द स्टॉक मार्केट रिटर्न. हमने सीखा दोनों के कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिकेटर ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क एंड बीटा इज अ इंडिकेटर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, राइट? तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करते वक्त हमें जल्दी स्टार्ट करना चाहिए. जल्दी मतलब कम एज में, और लंबे समय के लिए स्मॉल स्मॉल अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. और हमें पढ़ते रहना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, राइट? रिसर्च करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, रिस्क का आइडिया लगाना चाहिए, रिस्कोमीटर चेक करना चाहिए, राइट? और देखना चाहिए कि 1 यूनिट एक्स्ट्रा रिस्क लेने पर कितना एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल रहा है, राइट? या फिर हम उल्टा भी देख सकते हैं कि 1 यूनिट एक्स्ट्रा रिवॉर्ड हमें कितनी रिस्क लेने पर मिल रहा है, राइट? 1 यूनिट एक्स्ट्रा रिवॉर्ड लेने के लिए हमें कितनी रिस्क होल्ड करनी पड़ रही है, एक्सेप्ट करनी पड़ रही है, राइट? And please be emotionless in the stock market, right? Because it is full of risk. That's it. Thank you.